I officially welcome you all in this orientation class for Diploma in IFRS for June 24. Guys, as we know, अगर हम लोगों का कोई भी रोल ऐसा है जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से किसी ना किसी तरह लिंक्ड हैं, चाहे हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहे हैं, अगर किसी ना किसी तरह हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एसोसिएटेड हैं, हमारा रोल, तो मोर देन 140 कंट्रीज में जो अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं वो आईएफआरएस हैं, मोर देन 140 कंट्रीज में। इवन यूएसए में ऑफिशियली आईएफआरएस को वो फॉलो नहीं करते। उनका अपना गैप है जिसे हम यूएसए गैप बोलते हैं, यूएस गैप यूजुअली बोलते हैं। उनके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन वहां पे भी जो कंपनीज हैं वो ड्यूल रिपोर्टिंग कर रही हैं। तो एक यूएस गैप के को लेके रिपोर्टिंग कर रहे हैं फॉर दैट स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वो यूएसए में लिस्टेड है। एंड अदर देन दैट, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वो भी आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो ड्यूल रिपोर्टिंग हो रही है, यानी दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। सो आईएफआरएस वाइडली एक्सेप्टेड रूल्स हैं अकाउंटिंग के। सो अगर आप इनको मास्टर कर लोगे तो यू कैन इजीली से कि यार मैं एक एक्सपर्ट बन रहा हूँ और मैं किसी भी जगह पे जाके काम कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा जॉब्स भी आप लोगों को इससे रिलेटेड मिल जाती हैं। अगर आप सिंपल गूगल करो आईएफआरएस रिलेटेड जॉब्स, तो आप देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आप लोगों को मिल जाएंगी। सो अगर आपके पास एक राइट एक्सपीरियंस है, अ, तो ये डिप्लोमा काफ़ी ऐड ऑन कर देगा, स्पेसिफिकली इफ यू डोंट हैव एनी प्रोफेशनल डिग्री। तो ये आप कह लें कि एक स्मार्ट सॉल्यूशन है। जिस तरह आजकल लोग कह रहे हैं कि स्किल्स का दौर आ रहा है, डिग्रीज को कोई नहीं पूछेगा, तो एसीसीए वालों ने ये एक स्मार्ट सॉल्यूशन दिया है उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जिनके पास कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, और वो एसीसीएज और सीएस के साथ compete करना चाहता है। तो उसको चाहिए कि ये सर्टिफिकेट इन आईएफआरएस, जो बेसिक लेवल का सर्टिफिकेट इन आईएफआरएस एंड डिप्लोमा इन आईएफआरएस, जो थोड़ा एडवांस लेवल का डिप्लोमा है, इनको करे और मार्केट में चला जाए। और अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो compete कर सकता है विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या विद एसीसीएज या सीपीएस। सो सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स सिलेबस के हम यहाँ पे क्या क्या चीजें कवर करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देन विल बी टॉकिंग अबाउट एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, और पासिंग परसेंटेजेस क्या हैं, और फिर उन चीजों पे भी बात करेंगे। सो एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें, तो हमें पता है कि हमारे जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये दो नामों के साथ आते हैं। जो फर्स्ट नाम है वो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब है वो स्टैंडर्ड जो 2001 से पहले डेवलप हुए थे। 2001 से पहले जो स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए, उन्हें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोला जाता है। और 2001 में इन्होंने रीस्ट्रक्चर किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए उन्हें हम आईएफआरएस बोलते हैं। हमारे सिलेबस में कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, अगर हम इन पे बात करें, तो हमारे पास है आईएस 1 है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट और स्ट्रक्चर को समझाएगा कि आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और चेंजेस इन इक्विटी का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। और देन डिस्क्लोजर्स, जर्नल डिस्क्लोजर्स की बात करेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों को आईएस 1 समझाएगा। देन वी विल बी कवरिंग आईएस 2, जो कि इन्वेंट्री का है। इन्वेंट्री में हम इन्वेंट्री को लेके जो भी काउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, इन्वेंट्री को रिकग्नाइज करने से, मेजर करने से और प्रेजेंट करने से, अल्टीमेटली जितने भी इश्यूज होंगे वो सारे के सारे हम आईएस 2 में देखेंगे। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा पूछता है एग्जामिनर, विच इज आईएस 8, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे। अगर हमने कुछ एस्टिमेट्स किए हुई हैं वैल्यूज, हमें अकाउंटिंग में डिफरेंट वैल्यूज एस्टिमेट्स करनी पड़ती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होगी, प्रोविजंस की अमाउंट क्या होगी, बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या होंगे। तो इस तरह के जब एस्टिमेट्स रिवाइज होंगे तो उनको कैसे देखना है। एंड इसी तरह अगर अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई अकाउंटिंग रूल है जो हम फॉलो कर रहे हैं, और अगर वो अकाउंटिंग रूल चेंज हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये हमने पढ़ना है इन आईएस 8।
आफ्टर IS 8 हम लोग कवर करेंगे इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, IS 10। देन हम लोग जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखेंगे वो है IAS 12, टैक्सेशन का स्टैंडर्ड है। एक इम्पॉर्टेंट और डिफिकल्ट स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है। यूजली जब भी बात आती है डेफर टैक्स की तो लोग थोड़ा परेशान होते हैं, तो हम लोग इसको बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे। देन वी हैव अ वेरी बेसिक स्टैंडर्ड IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। जो एसेट्स हमें बिजनेस में यूज होते हुए नजर आ रहे हैं उनकी काउंटिंग क्या होगी। तो ये बेसिक लेवल का एक स्टैंडर्ड है। देन फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड विच इज IS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। जो भी बेनिफिट आप एम्प्लॉय को देते हो, चाहे सैलरी है, बोनसेस हैं, कमीशन है, गाड़ी है, पेंशन्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेंशन्स हैं, उनकी काउंटिंग क्या होगी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उस पे IS 19 है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक मेजर स्टैंडर्ड, और यूजली हमने देखा है कि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। फिर हम अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो उसकी क्या अकाउंटिंग होगी, हम ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इन IS 20। देन वी हैव इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। जब ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन करती हैं, कि उन्होंने कोई सेल फॉरेन करेंसी में की अपनी करेंसी से हट के, उन्होंने कोई परचेजेस कर ली, एसेट्स खरीद लिए, लोन ले लिया, लोन दे दिया, तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को हम कैसे देखेंगे, ये हमारा IS 21 है। देन हम बात करेंगे बोरिंग कॉस्ट पे, जो इंटरेस्ट होता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। बेसिक लेवल का स्टैंडर्ड IS 23। ये देखने के बाद देन एक अगेन एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स का। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही होती है और उसमें डिफरेंट लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं अबाउट द कंपनी के, यार इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। और एज अकाउंटेंट हम लोगों का काम है कि इन इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, कि वो ये डिसाइड कर पाएं कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन जो हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनके ऊपर बेस करके, इस इंफॉर्मेशन को कंसल्ट करके, एनालाइज करके एक इन्वेस्टर डिसीजन लेता है कि कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ये कर रहा होता है। तो हम कहते हैं एज अ अकाउंटेंट, हम कहते हैं कि यार इस कंपनी की जो रिलेटेड पार्टीज हैं, वो लोग जो कि इस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, वो कंपनीज जो इसकी सिस्टर कंपनीज हैं, एसोसिएटेड कंपनीज हैं, सब्सिडरीज हैं, पेरेंट कंपनीज हैं, इनके बारे में भी इन्वेस्टर्स को बताओ, ताकि वो जरा बेहतर डिसीजन ले सकें कि वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और वो कंपनी के कौन लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, सो किस ग्रुप का वो पार्ट है। तो अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, ये वो जान सकें, तो इसके लिए हमने एक रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड है जो IS 24 है, पढ़ना बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड, जो यूजली जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है इसके ऊपर, के रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है और कौन कौन नहीं, और किस तरह के डिस्क्लोज होने चाहिए। हम थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी लेके चलेंगे। मैं दो तीन कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको हमेशा अब दिखाता रहूंगा, कि किस तरह कंपनीज डिस्क्लोजर्स देती हैं, किस तरह कंपनीज IS 19 की काउंटिंग करती हैं। तो ये चीजें आप लोगों को नजर आएंगी, और आप देखेंगे किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एग्जैक्टली वही बातें हो रही होंगी जो हम यहाँ पे कर रहे होंगे, और जिस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे। Then we have another standard, separate financial statements। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देती है और पेरेंट कंपनी बन जाती है, कंट्रोल एक्वायर कर लेती है, तो वो दो तरह के अकाउंट्स बनाती है। एक सेपरेट अकाउंट्स, बिल्कुल अपने सेपरेट अकाउंट्स, और एक दोनों को मिला के कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। सेपरेट अकाउंट्स की अकाउंट में किस तरह इस इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है, इस पे हमारा जो स्टैंडर्ड है दैट इज IS 27। फिर एसोसिएट्स, अगर जॉइंट वेंचर्स आपने किए हैं, आपने एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है जो आपकी एसोसिएट है, यूजली एसोसिएट कंपनी बनती है जब आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है, या आप कहें कि 20 से 50% के बीच में अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं, तो हम उसे एसोसिएट कहते हैं। ज्वाइंट वेंचर ये है कि आप कोई भी एक प्रोजेक्ट, कोई भी एक कंपनी में ज्वाइंट कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं यार मिलके कंट्रोल कर लेते हैं, यूनानिमस डिसीजंस लेते हैं, मिलके डिसीजन लेंगे, इस कंपनी को चलाएंगे, तो हम ज्वाइंट वेंचर्स कहते हैं। तो इस तरह की कंपनीज की काउंटिंग क्या है, हम इसे IS 28 में देखेंगे। देन वी विल हैव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है शेयर्स की काउंटिंग, डिबेंचर्स की, लोन नोट्स की, एंड इवन डेरिवेटिव्स की भी।
इनकी काउंटिंग क्या है। देन हम बात करेंगे IS 33 अर्निंग पर शेयर की, कि अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रेशो जिसपे जो इन्वेस्टर है बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा होता है। किसी भी इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज पे आप पूछें यार कि आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहली चीज क्या देखते हैं, तो वो आप लोगों को बोलेगा यार मैं सबसे पहले अर्निंग पर शेयर देखता हूँ कि इस कंपनी की बढ़ रही है, कम हो रही है, रीजंस क्या है बढ़ने की, कम होने की। तो अर्निंग पर शेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स IS 36। जब एसेट्स में अचानक कोई नुकसान हो जाता है, एक प्लांट था, आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया, एक गाड़ी थी, एक्सीडेंट हो गया, तो जब अचानक इस तरह के नुकसान होते हैं एक एसेट से रिलेटेड, तो हम कहते हैं ये इम्पेयरमेंट है। तो इन्वेस्टर्स को बताओ, देखें हम जो भी कर रहे हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए कर रहे हैं जिन्होंने कंपनी से रिलेटेड डिसीजन लेना है। सो हम IS 36 में इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स पे बात करेंगे। देन वी हैव अनदर स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। कंपनी पे डिफरेंट तरह के केसेस हुए होते हैं और उन केसेस में डिफरेंट आउटकम्स एक्सपेक्टेड होते हैं। किसी में लग रहा होता है कंपनी केस लूज करेगी, किसी में लग रहा होता है कि कंपनी केस लूज नहीं करेगी, उन्हें कोई फाइन नहीं होगा। तो इस तरह की केसेस की क्या स्टोरी है, ये भी इन्वेस्टर्स को बताना होता है ताकि वो वाइज डिसीजन ले सकें कि यार एग्जैक्टली उनको पता हो कि कंपनी जिसमें वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटेंट एक एक बात हमें बता रहा है, तो देखिए हम केसेस तक बता रहे होंगे उन्हें। देन वी हैव इंटेंजिबल एसेट्स। अगर कोई कंपनी के पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं तो उनकी काउंटिंग IS 38 है। देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज में अगर कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। यूजुअली वो प्रॉपर्टी है जो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लिया होता है। जिस तरह पाकिस्तान में ऑलमोस्ट पूरी पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट का, विच इज प्रॉपर्टी। लोग प्लॉट्स लेके बैठ जाते हैं कि अच्छा बढ़ेंगी वैल्यूज और फिर देखेंगे। एंड देन वी हैव अनदर स्टैंडर्ड विच इज एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड। अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हो, आपके डेयरी फार्म्स हैं, आपके बागात हैं, तो उन जानवरों की काउंटिंग कैसे होगी। देन अगर हम बात करें तो उन पौधों की, प्लांट्स की, जो लिविंग प्लांट्स हैं उनकी काउंटिंग कैसे होगी। अगर आप पूरा डेयरी फार्म चला रहे हो तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड है जो हम देखेंगे। तो ये वो ISs हैं जो हम देखेंगे हमारे सिलेबस में। सो आई जस्ट वांट कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्हें गिन लें कि कितने IFRSs हैं जो हम लोगों ने देखने हैं। अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 20 ISs हैं जो हम लोग इस कोर्स में देखने वाले हैं, एंड ऑब्वियसली स्टडी करने वाले हैं, और इस पे क्वेश्चनिंग भी होगी। देन वी हैव IFRSs, जो IFRSs इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। 2001 से पहले जो डेवलप हुए हैं वो ISs हैं, और 2001 से ऑनवर्ड्स जो डेवलप हुए हैं वो IFRSs हैं। सो IFRS 1 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRSs पे है, जब अगर कोई कंपनी पहली दफा IFRSs फॉलो करती है तो वो किस तरह करती है। अगर एक कंपनी यूएसए गैप पे है, अब अगर वो फर्स्ट टाइम अपनी रिपोर्टिंग को शिफ्ट कर रहे हैं IFRS पे, तो वो किस तरीके से सॉल्व फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करेंगे, इस पे हमें IFRS 1 गाइड करता है। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो स्टार्टअप कंपनीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, विच इज IFRS 2, शेयर बेस्ड पेमेंट्स। यहाँ पे जो लोग, जिन लोगों को कंपनी स्टार्टअप शुरू शुरू में हायर करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए काम करें, तो यूजुअली क्या करते हैं, उनकी जो सैलरीज, मेजॉरिटी सैलरीज होती हैं, उन्हें कैश में कम पे करते हैं। उनकी मेजॉरिटी जो सैलरीज हैं वो शेयर्स की फॉर्म में रखते हैं। आप लोगों को वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स जिसपे शेयर बेस्ड पेमेंट सप्लाई होता है, दैट इज इलॉन मस्क, जो सबसे दुनिया का मतलब टॉप 10 अमीर लोगों में आता है। वो अगर हम बात करें कि क्यों आता है, तो वो इन्हीं शेयर बेस्ड पेमेंट्स की वजह से आता है। उसके पास टेस्ला के शेयर बेस्ड पेमेंट्स थी जो कि इतने बिलियन डॉलर्स की अल्टीमेटली शेयर्स बने, जो कि उसको ऑलमोस्ट टॉप 3 to 4 जो रिच पीपल हैं उनकी लिस्ट में ले आया। देन वी हैव बिजनेस कॉम्बिनेशंस। अगर हम कंपनीज को खरीदते हैं तो हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये हमारे सिलेबस में है। फिर अगर हम बात करें तो IFRS 5 एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। समटाइम्स होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड कर लेती है कि ये एसेट हमने यूज नहीं करना,
उसको बहुत जल्द बेच देना है, तो फिर हम इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि यार ये वो एसेट है जिसके बारे में कंपनी की इंटेंशंस ये हो गई हैं कि हम इस एसेट कंपनी इस एसेट को यूज नहीं करेगी, तो प्लीज अपने डिसीजंस देख लें। इट मींस कि ये एसेट बहुत जल्द कैश फ्लो जनरेट करने वाला है। तो हम एक एसेट जो लॉन्ग टर्म में कैश फ्लो जनरेट करता है, हम उसे नॉन करंट एसेट्स में रखते हैं। अब अगर ये शॉर्ट टर्म में जनरेट करने वाला कैश, तो हम इसे नॉन करंट एसेट से निकालेंगे, करंट एसेट्स में लेके आएंगे। किस वैल्यू पे लेके आएंगे, कब लेके आएंगे, इस पे हमें गाइड करेगा आईएफआरएस 5, एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। देन वी हैव आईएफआरएस 6 एज वेल, जिसमें हम मिनरल रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन पे बात करेंगे। वो डिटेल्ड बात नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस। देन वी हैव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्लोजर, कि डिस्क्लोज क्या क्या करनी है इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के लिए। देन ऑपरेटिंग सेगमेंट, के बिजनेस कितनी प्रोडक्ट्स में है या कितने ज्योग्राफिकल रीजन्स में ऑपरेट कर रहा है, तो उसको हम ऑपरेटिंग सेगमेंट के नाम से एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे कि किस तरह एक सेगमेंट की रिपोर्टिंग होती है। अगर एक बिजनेस डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो खुद सोचो जरा, जो इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो इंटरेस्टेड है इन सेगमेंट्स में कि यार बिजनेस कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहा है, मुझे ये जानना है, इनकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे किस तरह की डिफिकल्टीज ये फेस कर रहा है, मुझे ये जानना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड पढ़ना है सेगमेंट रिपोर्टिंग का, विच इज ऑपरेटिंग सेगमेंट, जो कि इस तरह की रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके देगा फॉर इन्वेस्टर्स। देन वी हैव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अगेन ऑर्डिनरी शेयर्स, लोन नोट्स, डिबेंचर्स। अगर हम बाय कर रहे हैं तो क्या अकाउंटिंग है, अगर हम इशू कर रहे हैं तो क्या अकाउंटिंग है, डेरिवेटिव्स, हेज अकाउंटिंग, ये सारी की सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ेंगे। देन वी हैव आईएफआरएस 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आईएफआरएस 11 जॉइंट अरेंजमेंट्स, अगेन जॉइंट अरेंजमेंट जॉइंट वेंचर और जॉइंट ऑपरेशन से है। देन आईएफआरएस 12 अगेन डिस्क्लोजर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं। आईएफआरएस 13 एक स्टैंडर्ड है जो डेवलप हुआ है, जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे बात करता है। किसी भी जगह पे, अदर देन टू एक्सेप्शन, जब आपको आईएफआरएस फेयर वैल्यू रिक्वायर्ड होगी कि एक एसेट की मार्केट वैल्यू क्या है, उस फेयर वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को हमने डिटरमिन कैसे करना है, ये आईएफआरएस 13 है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स, लास्ट थ्री स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस 15 रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, जो कि रिसेंटली चेंज हुआ है, ऑब्वियसली नॉट रिसेंटली, अब तो काफी साल हो गए हैं, लेकिन आजकल कंपनीज इनको अप्लाई करने के प्रोसेस में है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आईएफआरएस 16 लीज का स्टैंडर्ड। अगेन द लास्ट स्टैंडर्ड जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज आईएफआरएस फॉर एसएमईज। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं गाइस, लार्ज एंटिटीज जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उन्हें लार्ज एंटिटीज कहते हैं। उनके लिए ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिन पे अभी तक मैंने बात की है। एंड ऑन द अदर हैंड, एक कुछ कंपनीज हैं जो कि लार्ज एंटिटीज नहीं है, उन्हें हम कहते हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज हैं। इनके लिए एक स्टैंडर्ड है आईएफआरएस फॉर एसएमईज। तो वो क्या स्टैंडर्ड है, ये हम पढ़ेंगे आईएफआरएस फॉर एसएमईज में। देन वी हैव एक बेसिक डॉक्यूमेंट जो स्टैंडर्ड डेवलपर्स है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, जो स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक जगह पे लिख के बैठे हुए हैं, जिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पे सारे स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड द लास्ट थिंग, एक अकाउंटेंट के लिए एथिकल होना बहुत जरूरी है। तो जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे और इसके ऊपर हमें क्वेश्चन भी मिलेगा। सो दिस इज द सिलेबस गाइस, जिसमें कंसोलिडेशन पे भी बात होगी और सेपरेट बुक्स पे भी बात होगी, और ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। हमने बात की थी कि टोटल हमारे पास 20 स्टैंडर्ड्स हैं आईएसएस के नाम से। अब हम चाह रहे हैं कि ये वाले भी गिन लें। तो अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट 16 तक स्टैंडर्ड्स नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड मिसिंग है, विच इज आईएफआरएस 4। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आईएफआरएस फॉर एसएमईज को भी मिला लें, तो ऑलमोस्ट 36 स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। सो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जो कि आप लोगों को काफी अपडेटेड नॉलेज ऑफ टोटल जो आपका फ्रेमवर्क है उसकी प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन आईएफआरएस। अब मैं आप लोगों से लूंगा क्वेश्चंस।